बच्चा अगर कुछ और तरीके से यदि रिएक्ट कर रहा है तो माँ बाप कैसे ये डिसाइड करें कि हमें एक काउंसलर के पास या एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? जहाँ लग रहा है कि आपके बच्चे की बोलने का तरीका चेंज हो गया, ईटिंग हैबिट खराब हो गई, या भाई बहनों के साथ एक्सेसिव लड़ाइयाँ करने लग रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बच्चों को, मगर बच्चे इन सब में फ़र्क नहीं कर पाते। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इन तीन चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? कोई भी मानसिक बीमारी शुरुआत होती है वो स्ट्रेस से ही होती है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि हमें सर समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या हो रहा है, हमें सफोकेशन फील होता है। स्ट्रेस माइंड पे भी अटैक करेगा और फिजिकल पे भी करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल गर्ग है और एडचाला के इस मंच पे मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 15 सालों से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और इन 15 सालों में, इस लंबी जर्नी में लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देखे और उनसे कहीं ज़्यादा मैंने फेलियर्स भी देखी। मैंने स्टूडेंट्स को हंसते हुए भी देखा है और रोते हुए भी देखा है। तो सुख और दुख दोनों मात्रा में, दोनों चीज़ें हमेशा आमने सामने रही हैं। और इन सब ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एक नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपकी इंटेलेक्ट से ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आज यदि हम देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ रहा है। मगर द प्रॉब्लम इज़ कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। क्योंकि मन बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्ट से ज़्यादा मन आपका डिसाइड करता है कि आप कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हैं। भागवत गीता भी इसके बारे में बात करती है जब वो स्थिति प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट देते हैं। और योग सूत्रा, पतंजलि का योगा सूत्रा का भी पहला लाइन यही है, टू सीज दी सीजलेस एक्टिविटी ऑफ माइंड। तो यदि हम दिमाग को काबू में कर लें तो अपने आप हमारी इंटेलेक्ट अपनी पूरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम करती है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट से कर नहीं पाते, जिसके कारण उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन। आई वेलकम यू डॉक्टर। एंड डॉक्टर साहब का पिछले 11 सालों का काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे डी एडिक्शन सेंटर्स के अंदर काम किया है, तिहाड़ जेल के इनमेट्स को भी उन्होंने गाइड किया है और रूरल सेक्टर में भी अच्छा खासा डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस रहा है। तो आज इन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच to inviting me on एडसाला प्लेटफॉर्म फॉर दिस पॉडकास्ट। और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने सोचा कि इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा इमोशनल नीड ज़्यादा होती है, जिसके कारण से लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। यदि हम इन चीज़ों में आपकी हेल्प कर पाए तो यू विल बी गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बहुत ही जनरलाइज कर दिया गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, इसमें डिप्रेशन बच्चों को, मगर बच्चे इन सब में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इन तीन चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? जनरली कोई भी मानसिक बीमारी शुरुआत होती है वो स्ट्रेस से ही होती है। जनरली देखेंगे काफ़ी तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं, जो आपने सुना होगा, एंजाइटी बोलते हैं लोग, डिप्रेशन बोल देते हैं, एडीएचडी का टर्म यूज करते हैं, या इमोशनल ब्रेकडाउन बोल देते हैं। लेकिन सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्ट्रेस से होती है। पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस बेसिक एक फिजिकल और मेंटल रिएक्शन है बॉडी का, किसी भी रिएक्शन का जो एक्सटर्नल हमारे लिए सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मानते हैं कि आप एक स्टूडेंट सफ़र कर रहा होता है स्टडी के प्रेशर से, तो एक तरह का ये बॉडी इसके प्रति रिएक्शन करेगी। या मान लो कोई फैमिली स्ट्रेस है तो उसके प्रति एक बॉडी रिएक्शन करेगी। या आप मान लो कुछ बुलिंग हो रही है बच्चों के प्रति, उसमें एक स्ट्रेस के रूप में बॉडी रिएक्ट करेगी। या कई लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, उसमें एक बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी। तो यदि मान लो हम स्ट्रेस को समझे ये किसी ना किसी फॉर्म की एक रिएक्टिविटी है बॉडी के प्रति, जिसमें फिजिकली या इमोशनल फॉर्म में वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें लगता है कि हम पास होंगे, फेल होंगे, लेकिन ये स्ट्रेस लेके हम अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, हम टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको यू स्ट्रेस बोल देते हैं, यानी कि अच्छे वाला स्ट्रेस। तो अच्छे वाला स्ट्रेस आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, आपको सीरियस बना देगा। लेकिन यही आपकी यदि स्ट्रेस आता है और आप गलत आप रिएक्ट करने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
आप जरूरत से ज्यादा इंटरनेट पे चले जाते हैं, या आपने एक सेक्सुअल प्रॉब्लम बताई, एक्स्ट्रा मैस्टरबेशन करने लग जाते हैं, या स्ट्रेस में स्ट्रेस ईटिंग करने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी रिएक्टिविटी खराब फॉर्म में आ गई तो डिस्ट्रेस बन जाता है, ये परफॉर्मेंस आपकी खराब कर देगा। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग समझते हैं कि कैसे स्ट्रेस बेनिफिट भी हो सकता है, कैसे स्ट्रेस आपका नुकसान भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल सेटअप पर ही डिसाइड करता है कि हम स्ट्रेस को कैसे ले रहे हैं। स्ट्रेस आना एक कॉमन चीज है, स्ट्रेस को ठीक से हैंडल ना कर पाना वही एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम्स को शुरू करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम्स मतलब क्या सचमुच पढ़ाई हमारी आजकल ज्यादा मुश्किल हो गई है या फिर इसके कुछ और कारण हैं? जैसे बच्चों में देखते हैं ये कंपैरिजन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे हर समय उनको खुशी ही दिखाई देती है, लोग अपने सैड मोमेंट्स को सोशल मीडिया पे नहीं ही शेयर करते, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच्चों की हो गई है। तो क्या ये सभी कारण हैं इन सब चीज़ों को लेके? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि क्योंकि हम हर जगह अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं और हमें लगता है यही रियलिटी है, कहीं ना रियलिटी के अंदर और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि हम एक्सेसिव रील के अंदर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हम पढ़ाई हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसके कारण से हमें बार बार फैमिली से सुनना पड़ता है। आपका मन होता है कि दूर होने का, लेकिन आप ऑलरेडी टाइम स्पेंड करते हो, जिसके कारण से आपका जो रूटीन है वो खराब हो जाता है। धीरे धीरे स्ट्रेस डेवलप स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ऐसा परफॉर्म क्यों कर रहा हूँ। जैसे हमने डिस्ट्रेस की बात करी, आपका मन है पढ़ने का, लेकिन आपका एकदम से नोटिफिकेशन आ गया फोन के ऊपर, तो आप एकदम से उसको रिप्लाई करने के लिए चले जाओगे, आपका मन एकदम से भटक गया। अब दोबारा लाने के लिए उस मेंटल एनर्जी के लिए काफी मुश्किल होगा, तो धीरे धीरे आप स्ट्रेस में जाने स्टार्ट कर दोगे। रीजन बहुत सारे होते हैं स्ट्रेस के, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई डेफिनेटली एक स्ट्रेस है। पहले पता नहीं चलता था कि हमारे पड़ोस में किसके कितने नंबर आए हैं, लेकिन अब हमारे ऊपर, हम ग्रुप में जुड़े होते हैं, पता चल जाता है कि उसके 90% आए, 100% आए हैं। हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम इतनी ज्यादा नेगेटिव परसीव कर रहे हैं, तो रिएक्ट भी बॉडी डिस्ट्रेस के फॉर्म में करने लग जाती है। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग काफी ज्यादा ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में सुनते हैं, तो ये क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताइए। जैसे मैंने बताया कि कोई भी यदि हमारे सामने स्टिमुलस आता है, लेट्स सपोज कि शेर आया, तो बॉडी को उसको सेव करना है, या भगा के कर दे या रिएक्ट करके कर दे। तो जैसे हमारे सामने स्ट्रेस आ गया कि पढ़ाई का स्ट्रेस है कि मेरे को नंबर 1 पे आना है, लेट्स सपोज, तो यदि आपने उसको सही से प्लानिंग कर ली तो आपको वो भगाएगा नहीं, वो आपको फाइट करने के लिए रेडी करेगा, राइट। वो प्लान करेगा कि मुझे कैसे कैसे तैयारी करनी है, मुझे कैसे टाइम शेड्यूलिंग करनी है, कैसे मुझे दोस्तों से हेल्प लेनी है, कैसे मैं जो टाइम किल कर रहा हूँ उससे दूर होना है, कैसे मुझे मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से कम करना है। तो ये आपको फाइट करवाएगा। लेकिन यदि आपको एंजाइटी बन गई है और डिस्ट्रेस बन गया, तो फिर आपको रन करवा देगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि हमें सर समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या हो रहा है, हमें सफोकेशन फील होता है, हमारे को डाइजेस्टिव इश्यूज वगैरह हो गए हैं। तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं ये क्या नॉर्मल है या फिर ये किसी प्रॉब्लम की शुरुआत है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बच्चों को इग्नोर नहीं करने चाहिए, और मतलब क्या ट्रिगर है कि मतलब व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि जहाँ पे अब स्टूडेंट को एक एक्सटर्नल हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाए। आइडेंटिफाई करना। तो हम जनरली, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेस माइंड पे भी अटैक करेगा और फिजिकल पे भी करेगा, राइट। यदि स्ट्रेस टेम्परेरी है तो आके चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप कंप्लीटली ठीक हो जाओगे। लेकिन यही स्ट्रेस लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अभी मान लो स्ट्रेस ये है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, एक बहुत लंबी जर्नी है, और स्ट्रेस आपके पास हर रोज आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। तो बॉडी किस किस वे में उसको डील करेगी, राइट। यदि हम हेल्थी वे में नहीं करते तो अनहेल्थी वे में निकलने लग जाएगा, लाइक एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, राइट। तो एंजाइटी का मतलब है कि आपकी बॉडी हाई रिएक्ट करने लग रही है, डिप्रेशन मतलब कि लो रिएक्ट करने लग रही है, दोनों यहाँ अनहेल्थी होते हैं, ठीक है ना। एंजाइटी किस रूप में कर सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, हेड मतलब हैवीनेस सा रहेगा, आपको लगेगा वर्टाइगो, आपको लगेगा सर्वाइकल है, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहोगे, आप सारे टेस्ट करवा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। या विजन ब्लर्ड हो जाता है, आपको देखने में भी दिक्कत आने लग जाएंगे, डबल विजन होने लग जाएगा, आप देखोगे कि
ये क्या होने लग रहा है, राइट। या आपको गला सूखने लग जाएगा, आपको लगेगा कि मैं पानी कम तो नहीं पी रहा हूँ, या आपको और कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या कान बजने लग जाएंगे, टेनाइटिस होता है, वो भी स्ट्रेस में बढ़ जाते हैं, तो हम ENT के डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट। या हमारे गला सूखने लगा तो बार बार इन्फेक्शन होने लग जाएगा, यदि बार बार आपका इन्फेक्शन होने गले का तो वो भी क्या कारण होता है, या नोज ब्लॉक हो सकती है। काफी लोग पूछते हैं सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ साइन देगी जिससे आपको प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि आप स्ट्रेस कंटिन्यू देने लग रहे हैं। सेम फिर चेस्ट में भी आ सकता है, चेस्ट में आपको लगेगा सीजन चेंज हो रहा है, सीजन के साथ स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, तो आपको मान लो अस्थमा जैसे अटैक आने लग जाएंगे, आप बहुत सांस फूल के लेंगे, आप डॉक्टर फिजिशियन के पास जाएगा, वो सारी चेक करेगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन तब तक आप क्या करते हो, सांस फूल रहा है, एकदम से पैनिक अटैक आने लग रहा है, आपको बिल्कुल चक्कर से आने लग जाएंगे, या पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो आपका जो दिल है वो मान लो नॉर्मल 70 to 80 धड़कता है, अब वो 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, तो आपको अनइजनेस क्रिएट कर देगा, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागोगे, तो जहां देखेगा कि भाई क्या हो गया आपको यंग एज के अंदर, हाँ सर कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, इतना दर्द होने लग रहा है मुझे, क्योंकि दूसरे लोग तो बोलेंगे आप तो सही हैं, तो आप भी नहीं पहचान पाओगे। तो इसके कारण से पूरी चेस्ट में आपका लंग्स होता है तो लंग्स भी रिएक्ट करेगा, या आपका हार्ट है तो हार्ट भी रिएक्ट करेगा, आपका लीवर भी रिएक्ट करेगा, आप बाहर का खाना खाएंगे बार बार आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, आपका गैसेस के इशू बनने लग जाएंगे, या डायरिया होने लग जाएगा, तो इस कारण से क्या होएगा, कंटिन्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट होने लग जाएगा। या कई लोग आते हैं वो बोलते हैं कि IBS है मेरे को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी स्ट्रेस के ही एक मेन कारण होता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ एक स्ट्रेस जो मेंटल पे अभी हम आए नहीं है, अभी फिजिकल की बात कर रहे हैं, कैसे टॉप टू बॉटम आपको अफेक्ट कर देता है, आपका वजन गिरा सकते हैं, आपकी भूख बढ़ा भी सकता है, गिरा भी सकते हैं। भूख बढ़ाने में आप स्ट्रेस ईटिंग करेंगे, अब हर रोज मोमोज खाने का मन करेगा, हर रोज बर्गर खाने का मन करेगा, या आपको कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पियेंगे, या आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए चाय कॉफी का ड्रिंक करेंगे, या आप कैफीन का इंक्रीज कर स्वीट्स क्रेविंग भी मैंने सुना है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण, जिससे फिर वजन बढ़ता है, वो फर्दर स्ट्रेस क्रिएट करता है। और फीमेल के अंदर स्पेशली स्ट्रेस के अंदर शॉपिंग इज वेरी कॉमन। अच्छा, शॉपिंग वेरी कॉमन है, ओके। तो मेरा मूड खराब होता है, मैं नए कपड़े पहन के मुझे अच्छा लगता है, राइट। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बिहेवियर में आपको दर्शाता है। इवन जैसे आपने बताया सेक्सुअल हेल्थ में एक्सेसिव मैस्टरबेशन स्टार्ट कर देंगे, मुझे नींद नहीं आती क्योंकि एंजाइटी में और स्ट्रेस में नींद उड़ जाती है। एक कॉमन मिथ है लोगों के अंदर कि मैस्टरबेशन से बॉडी हल्की महसूस होती है, तो मेरे को नींद भी आ जाता है, तो बिकम हैबिचुअल ऑफ द एक्सेसिव मैस्टरबेशन। कई लोग स्मोकिंग को भी इसमें लेकर चलते हैं, कि स्मोकिंग हमारे को एक्चुअली डिस्ट्रेस करता है, बेसिकली रिलीफ करता है। हाँ। तो क्या ये सचमुच फैक्ट है, मतलब लोग काफी जस्टिफाई करते हैं स्मोकिंग को इस पॉइंट के साथ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बॉडी किस फॉर्म में स्ट्रेस को डील करती है, ये अनहेल्थी फॉर्म है, तो आपको डिपेंडेंसी कर देगा, हर रोज एक सिगरेट पीने का मन करेगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाए, धीरे धीरे आप डिपेंडेंसी बन जाएगी, फिर वो एडिक्शन हो जाता है स्मोकिंग। ये सबसे हाईएस्ट लेवल का एडिक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, जिसने एक बार ट्राई कर लिया उसके हाईएस्ट चांस है दोबारा भी करेगा। सेम यूरिन के अंदर भी निकल सकती है, आपने बताया ना सर बॉडी में क्या होता है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन बन जाएगा फीमेल के अंदर, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। हेयर फॉल हो जाएगा, काफी यंग में देखोगे आप, जनरली आप 12th में या आप जब ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो कुछ लोग बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो स्ट्रेस के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा बॉडी जब भी स्ट्रेस में जाएगा, यदि कोई कैंसर का इलाज करवा रहा है तो बॉडी पे स्ट्रेस होता है, जब कीमोथेरेपी लगती है, रेडियोथेरेपी लगती है, तो बॉडी स्ट्रेस में फालतू की चीजें क्या कर देगी, निकाल देगी, तो हेयर फॉल करवा देगी वो। तो सेम काम जब स्ट्रेस होता है तो हेयर क्या हो जाएंगे आपके, स्किन का ग्लो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ऐसे आप देखते हो कि कैसे बॉडी फिजिकल फॉर्म में रिएक्ट करने लग रही है, जहां वो डील करने लग रही है। बिल्कुल। फिर आप क्या करोगे, मेंटल पे आ जाते हैं। मेंटल में क्या, आप चिड़चिड़े होने लग जाओगे, मूड स्विंग हो जाएगा, थोड़ा सा दोस्त मजाक करेगा बहुत गंदे वे में रिएक्ट करोगे, टीचर समझाने के लिए कुछ आपको एडवाइस करेगा, आप उसको नेगेटिव वे में लोगे कि मुझे तो कमेंट करने लग रहे हैं, मेरे मां तो गलत सोचने लग रहे हैं, या फैमिली के साथ अल्टरकेशन बढ़ा दोगे, अपने कजिन्स को या अपने भाई बहन के साथ लड़ाइयां में चले जाओगे, छोटी छोटी बात पे, जो मान लो उसने बोल दिया कि पानी का गिलास पकड़ा दो मुझे, आप उसी के लिए बोलोगे मेरे को क्यों पकड़ाना, मैं तो तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे छोटा हूँ, तो छोटी छोटी बातों में क्या करने लग जाएंगे, वो ओवर रिएक्शन होने लगता है। अब आपका रिश्ते क्या होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो क्या होने लग जाएगा, खराब, मम्मी पापा को खराब बातें बोलने लग जाएंगे। तो इस वे में धीरे धीरे कंसंट्रेशन में इफेक्ट होता है। मैंने हेड की बात करी, आप पढ़ने बैठोगे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलने लग जाएगी, आप देखोगे हो क्या रहा है, ओवर थिंकिंग चलेगी, फिर आप मोबाइल पे जाओगे, मोबाइल में फिर क्या हो जाएगा,
और एक्सेसिव टाइम स्टार्ट करोगे फिर आप गिल्ट में चले जाओगे। गिल्ट में चले तो ये अनहेल्थी वे में आपने क्या स्टार्ट कर दिया है, बॉडी को रिएक्ट करना स्टार्ट रिएक्ट करना चाहिए। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि एक विशियस साइकिल है अपने आप में, कि इनिशियली स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में अगर आपने उसको नेगेटिव तरीके से लिया तो जो एक्टिविटीज भी आप परफॉर्म करेंगे वो फर्दर आपको और ज्यादा स्ट्रेस के अंदर डाल देंगी। तो इस साइकिल से निकलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, एक डोमिनो इफेक्ट मेरे ख्याल से ये देगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी बच्चे मुझे जैसे आपने वो जो फिजिकल हेल्थ वाला बताया, आई ट्रूली एग्री विद डैट। हम लोग राजेंद्र नगर में देखते हैं कि 25-26 साल की उम्र में बच्चों को हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी बच्चे तो मुझसे भी ज़्यादा ओल्ड नज़र आते हैं। और बिल्कुल स्किन के ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं। और बहुत सेक्सुअल फर्टिलिटी रेट्स के अंदर इसके अंदर आज हम देखते हैं कि इनफैक्ट स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज का ही प्रॉब्लम बन गई है। प्रोफेशनल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होती जा रही है। इतने ज़्यादा पिछले 20 सालों में मैं देखता हूँ कि दिल्ली के अंदर ही फर्टिलिटी सेंटर्स इतने सारा खुल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस ही उसका एक कारण भी है। इवन एक्ने भी देखेंगे आप। अच्छा, एक्ने आप जो देखते हैं एक कॉमन पहचानने का होता है, आप कहीं गए आपने एक्ने देख लिया यंग एज के अंदर, काफी सीवियर फॉर्म है, तो आपको सबसे पहले जो स्किन स्पेशलिस्ट बोलेगा वो एडवाइस करेगा कि आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते हैं। स्ट्रेस में नहीं रहते तो क्योंकि बॉडी ज्यादा रिएक्ट करती है, ज्यादा रिएक्ट करेगी तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो बार बार इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जिस बच्चे की स्किन ग्लो नहीं है, एक्ने हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है ये स्ट्रेस से गुजर। ठीक है, मतलब कहीं ना मतलब जो भी आपका वीकेस्ट लिंक है बॉडी के अंदर, स्ट्रेस आपका उसी को अटैक करता है। अगर जैसे डाइजेशन का थोड़ा सा भी वीक है तो स्ट्रेस वहां पे आके उसको अटैक कर देगा एंड इट कैन कम आउट इन एनी फॉर्म। जैसे एक टीचर ही है, वो मेरे पास आए थे, तो एक बार उनका क्लास में बैठे बैठे बीपी 160 तक शूट कर गया था। तो वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, बीपी का ऐसा तो यंग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और बाद में जाके उनको वही एंजाइटी का प्रॉब्लम निकला। ही टुक मेडिसिन फॉर 2 months एंड देन ही वाज कम्प्लीटली ओके। जबकि बीपी का ऐसा और बीपी की गोली भी वो खा रहे थे, उसका भी कोई असर उनके ऊपर नहीं था। क्योंकि बॉडी आपको हील करने की कोशिश करती है। क्योंकि ब्रेन यदि आपका स्ट्रेस में है तो ही नीड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। तो पंपिंग ज्यादा नहीं होगी तो आपके बॉडी क्या हो जाएगी, इसलिए तो मैकेनिज्म है उसका कि आपने तो डील नहीं किया बट आई नीड टू डू डीलिंग विद इट, ताकि मैं बैलेंस बना के रखूं। बॉडी इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, तो उसके लिए वो रिएक्ट करती है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे बच्चे अक्सर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जैसा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। तो ये क्या उनकी एक लेजीनेस है या फिर एक सिग्नल है हेल्प का कि नहीं अब आपको हेल्प की जरूरत है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस तरीके की बातें लेकर हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स को भी कहते हैं अरे तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये तो मजबूती लाओ, स्ट्रेंथ लाओ, अरे किस तरीके के तुम हो। तो क्या ये सब प्रॉब्लम्स हैं या फिर एक जनरल चीज है जो सब बच्चों के अंदर पाई जाती है? ये कॉमन सिम्टम है, काफी कॉमन सिम्टम मिलता है। जहाँ पे भी किसी भी स्टूडेंट के यदि हम बात करें, उसकी जो बेसिक मेंटल स्ट्रेंथ थी या उसका बेसिक पढ़ने का स्टाइल था, जितना आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, यदि उसकी परफॉर्मेंस घट रही है तो ऑटोमेटिकली जो डोमिनोज इफेक्ट की बात करें उसमें जाने लग जाएगा। अब जो पढ़ाई में आसानी से कर लेता था, अब मुझे स्ट्रगल करने लगा, तो मेरा मन क्या हो जाएगा, लगेगा नहीं, क्योंकि मैं एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रसित हूँ, तो कंसंट्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो मैं लेजी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे काम ही है क्या पूरे दिन में पढ़ाई करना है और उस पर मेरी कंसंट्रेशन नहीं लग रही, तो मेरा इंटरेस्ट भी क्या होने लग जाएगा, नीचे जाने कम होने लग जाएगा। बिल्कुल। मैं हार थक के कई दिनों तक कोशिश करूंगा, मैं कभी अपना रूटीन सेट के ऊपर डाउट आएगा, मैं पढ़ नहीं कर रहा हूँ, या मैं देखो मोबाइल ज्यादा तो नहीं देखने लग रहा हूँ, या मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, टीचर को ब्लेम करूंगा, बाकी लोग पढ़ लेते हैं लेकिन आपकी कंसंट्रेशन, आपके नोट्स भी क्या हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। तो एक चीज में फंसने लग जाएगा बच्चा। जो बच्चा पहले अच्छे मार्क्स ला रहा था, 70-80% है, 90% है, अब उसका पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा, ऐसी क्या नई चीज आई है? तो जो आपने बताया बिल्कुल वहम नहीं है, ये अर्लीस्ट साइन होते हैं जिसको जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ 100 में उनका सिलेक्शन होता है, तो ऐसे में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बच्चा ऑलरेडी 2-3 साल उसने मेहनत करी, स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऐसे में वो बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे हाई रखे, कैसे उस चीज़ को मेंटेन करे? जैसे फर्स्ट तो ये करना है कि हमें
जब हम एंट्री करने लग रहे हैं एग्जाम के अंदर, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए हमारा। बिल्कुल। बेस का मतलब है, जैसे आप देखोगे कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट तैयारी करता है, एमबीबीएस कंप्लीट आईआईटी करता है या एमबीए करता है, दे शुड बी बेसिक स्ट्रक्चर जहां आपको वरी के साथ आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, राइट। कोई ना कोई सेटलमेंट होना चाहिए। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन लेके चलना पहले। फिर भी आपने कोशिश कर ली और फिर, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन लेकिन लक्षण आता है हमारे पास कि सर अब तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपने 3 साल एनर्जी जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का लेवल होता है वो दिए और आप विफल हो गए। घर वाले भी आपको कमेंट करेंगे, टीचर भी बोलेंगे, दोस्तों के अंदर भी यही महसूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। आप पहले ही अंडर कॉन्फिडेंस के पर्सन थे, क्योंकि तभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पाई है, तभी आपके थॉट्स आने लग गया। तो आपको देखना कि जो हाईएस्ट लेवल का स्ट्रेस है वो आप झेल चुके हो 3 साल तक, 3 साल, क्योंकि 1 साल भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 साल आप कंटिन्यूस सफर किए हैं, राइट। तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम होते हैं वो एक दिन का होता है, उस दिन मल्टीपल फैक्टर होते हैं। क्या पता आपने जो 10 मार्क्स का है उस दिन नहीं रिवाइज किया, क्या पता आपकी तबीयत खराब होगी, एंग्जाइटी कारण से रात को नींद नहीं आई, अगले दिन आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिए। तो एक कारण से नेवर जज योरसेल्फ, क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आप इसको दुश्मन नहीं बना सकते, राइट। और दूसरी बात होती है कि हमने 3 साल में क्या सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, एक रूरल पर्सन को कितनी डिफिकल्टी के साथ जाना पड़ रहा है, या इवन अर्बन में भी है, फैमिली डायनामिक सही नहीं है, या मेरे को टीचर सही नहीं मिला है, या मैं बीमार पड़ गया था बीच में, मैंने 1 साल ड्रॉप किया, सब कुछ सही चला, टीचर सही नहीं मिला, दूसरे साल में मेरी हेल्थ खराब होने लगी, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, मेरा पेट खराब होने लग गया, यहाँ का पानी नहीं जमा, या और कुछ इशू आ गए, थर्ड ईयर में मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो आप बिल्कुल अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों सफर किए और हर बार मेहनत करते जाने लग रहे हैं, तो अपने आप को कभी भी ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया फिर डोमिनोज इफेक्ट हो जाएगा, आप आगे भी कुछ प्लान नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो चुके हैं। मेरी जर्नी यहीं तक थी, मैंने अपना मैक्सिमम दिया, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, ना मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, ना मैं सिस्टम करूँ, ना फैमिली करूँ, आई विल एक्सेप्ट इट, वो टोटली नॉर्मल है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ रखेंगे तो आगे हमेशा इतनी रेजिलियंस डेवलप हो जाएगी, हर जगह कामयाब हो गया। बिल्कुल, राइट। क्योंकि आप देखोगे जितने भी लोग हैं, काफी लोग होते हैं हमारे डॉक्टर के अंदर भी, एमबीबीएस कर ली जो उस टाइम पे था, उसके बाद एमडी करने का मन नहीं है, क्योंकि रेजिलियंस नहीं हुई थी आपके अंदर। सेम गोज टू द आईआईटी आल्सो, एक बार ले लिया, कहीं पे नौकरी हो गई उसकी, अब उसका है नहीं, रेजिलियंस नहीं है, तो आगे डेवलप नहीं करेगा। सेम आईएएस आईपीएस के अंदर भी होता, आपको एक बार सीट मिल गई, आपको जो बेसिक्स थी आपने वो फुलफिल कर लिया, लेकिन रेजिलियंस नहीं थी आगे बढ़ने का, आपने वो कर दिया। तो मेरी जर्नी थी 2 साल तक, 3 साल तक, जो मुझे भगवान ने दी, यहाँ तक पढ़ना है, मैंने अपना 100% दिया। नाउ आई नीड टू बी एक्सेप्टेड, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, सिस्टम के अंदर कमी नहीं है, मैं मेरी जर्नी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करूंगा। और कितने लोग हैं जो पढ़ाई के अलावा भी अच्छा करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं, कितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो टीचर अच्छे बन जाते हैं, लेकिन क्या नहीं होते हैं। सेम गोज टू द आईआईटीएन, या आप देखोगे एमबीबीएस के अंदर भी, एमबीबीएस में नहीं होता लेकिन टीचर टॉप पे नाम होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। जो 3 साल में देखा कि आपकी रीडिंग हैबिट जो आप 10th 12th में सिर्फ 2 घंटे पढ़ते थे, वो 12 घंटे हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो छोटी सी टेंशन में मम्मी के पास जाते थे, अब अपने आप सोल्व कर रहे हैं, 2 लोगों की काउंसलिंग करने लग रहे हैं। तो इस स्ट्रेंथ को पहचानना है। यदि आप अपने आप को ब्लेम करोगे तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप हुई है उसको सबको भूल जाओगे। तो नेवर ब्लेम फॉर वन इंसिडेंट की जहां में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट काम करना, हाउ आई कैन इंप्रूव माय सेल्फ। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। हम भी बच्चों को यही कहते हैं कि नो मैटर सचिन तेंदुलकर चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, लेकिन उसका दिन ना हो तो वो भी 0 पे आउट हो जाता है। तो सेम गोज विद द स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, खासकर यूपीएससी वगैरह में देखे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। अब किस माइंडसेट के साथ इवैल्यूएटर पेपर चेक कर रहा है, उस दिन उसका दिन कैसा था, उस दिन आपका दिन कैसा था, किस तरीके का टॉपिक आ गया, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। और इनको यदि हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं, वो फिर से स्ट्रेस करेगा। तो द बेस्ट वे इज कि वी जस्ट एक्सेप्ट, अगर जीत हमारी है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हार को भी हम एक्सेप्ट करें। और लाइफ खत्म नहीं हो जाती है उससे। लाइफ में वो 3 साल आपने सीखा, अब उस जो सीखा है उसी चीज को लेकर आगे बढ़िए और अपना अगला गोल तय करिए, यही बेस्ट तरीका होता है लाइफ का। तभी कहते हैं सर, लाइफ का नाम ही आगे बढ़ते रहना। तो नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, एक चीज जिसके बारे में मैं और बात करना चाहूंगा
कि मेंटल हेल्थ को लेके लोगों के मन में बहुत सारे टैबूज हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बात करता है कि यार मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मतलब मुझे लग रहा है मेरे को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई भी उसके आसपास का व्यक्ति उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह तो नहीं देगा। वो बोलेगा अरे ये तो दिमाग का वहम है, अरे तुम किस तरीके के कमज़ोर व्यक्ति हो, हम लोग क्या कहेंगे इस बारे में कि इस आदमी से ये नहीं संभाला जा रहा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब इसके बारे में टैबूज क्या है, पहले तो मैं वो आपसे जानना चाहूँगा, और फिर ऐसे लोगों को जो इस तरीके की सलाह देते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से मुझे एक मीम्स याद आ जाता है। तो मीम्स ये था कि एक मदर है और जो उसकी डॉटर 10th-12th में है, वो बोलते हैं मम्मी मम्मी मेरे को ना डिप्रेशन हो गया है, ठीक है ना। तो मम्मी एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद वो रिप्लाई करते हैं हाँ मम्मी मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया है। तो इस तरह से लोगों का एटीट्यूड है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो भी स्ट्रेस में हो सकता है कि भाई ना तुम्हारी शादी हो रखी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिलने लग रहा है। जो बोलते हैं आई मोबाइल भी दे रखा है, आईफोन भी दे रखा है हमने, गाड़ी भी दे रखी है, जो बोलते वही आ जाती है। बट स्ट्रेस के फॉर्म अलग हो जाते हैं। जब उनके माँ बाप उस एज में थे तब अलग स्ट्रेस था, अब के जनरेशन में अलग स्ट्रेस है, नेक्स्ट जनरेशन आएगी अलग स्ट्रेस अलग होगा। टैबू बहुत तरह के हैं। सबसे बड़ा टैबू ये है कि शहर के बच्चों को या शहर के लोगों को स्ट्रेस होता है या मानसिक बीमारी होती है, गाँव वालों को नहीं होती है। मैं आपको डाटा शेयर करता हूँ, सबसे ज्यादा सुसाइड, सबसे ज्यादा डिप्रेशन गाँव के लोगों को, इनफैक्ट मैंने भी ये बात कही आपको कि फर्टिलिटी रेट वगैरह अर्बन सेंटर्स के अंदर तो कम हो रहा है, लेकिन गांव के अंदर भी ये परेशानी बहुत ज्यादा है। तो मानसिक बीमारियां या कोई भी फिजिकल बीमारियां ये नहीं देखती हैं कि आप किस स्टाटा से बिलोंग करते हैं। सिंपल सा रूल होता है स्ट्रेस का, लंबे टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने लग रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बॉडी किस में चली जाएगी। क्योंकि रूरल में आप कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल ट्रबल होती हैं, फैमिली बहुत चीजें होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, लंबी फैमिलियां होती हैं जिसके कारण से आप फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हो, सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो स्ट्रेस का लेवल हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। आप हमेशा देखते हो टीवी के अंदर कि सबसे हाईएस्ट सुसाइड फार्मर्स का, राइट। इसलिए बीमारियां कभी भी ये नहीं देखती हैं कि भाई ये अमीर है या गरीब है, लड़का है या लड़की है, किस कास्ट से, किस रीजन से है, तो हम क्यों भेदभाव करें। हाँ, जैसे आपने सही कहा कि इसको लोग अमीरों की बीमारी कहते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीमारी अमीर गरीब नहीं देखती। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोरोना में देखोगे आप, या नॉर्मल बीमारियां होती हैं, वो भी नहीं डिस्टिंग्विश करते। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करनी है हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो सबसे पहला टैबू आता है कि हमारे को नहीं हो सकता। हाँ। दूसरा टैबू आता है कि भाई ये तो ना जिसका माइंड कमजोर होता है उसी को होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सचिन तेंदुलकर वेंट थ्रू द डिप्रेशन। आप एक टाइम देखोगे 2-3 साल तक परफॉर्म ही नहीं किया। एक पर्सन इतने लंबे टाइम तक खेल रहा है, सडनली परफॉर्मेंस गिरने लग जाती है, तो मेंटल हेल्थ क्या हो रही है उसकी, बिल्कुल खराब। फिजिकल तो सही था, सेम गोज टू द कोहली आल्सो। या कितने बड़े लोग हैं जो एक टाइम होगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, एकदम से स्ट्रेस आएगा, वो डिप्रेशन बदल जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या लग जाएगी, डिक्रीज। नहीं, ये आपने एथलेटिक्स भी ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या आप इवन IAS IPS में भी देखोगे, एक स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाएगा, उसका बिहेवियर में चेंज होने लग जाएगा ऑफिस। तो ऐसे ही एथलेटिक्स हैं। या आप एक्टर देखोगे जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप एग्जांपल देखोगे दीपिका पादुकोण है, संजय दत्त है। संजय दत्त का जो एक पीरियड आया था जहां बहुत नशा करने लग गया था, लेकिन वो किस कारण से नशा कर रहा था, इतने लेवल पर मेंटल हेल्थ सही नहीं। धर्मेंद्र जी का भी यही एग्जांपल है। एक पीक आया था, फिर गिरने लग गया, स्ट्रेस हो गया, मेंटल संभल नहीं पाए, नींद खराब हो गई, तो नींद खराब करने के लिए एक पैग मारना स्टार्ट किया, 2-3 पैग ऐसे हुए, धीरे धीरे क्या होगा। सेम गोष्ट है बॉबी देओल और हनी सिंह का तो सभी को पता है। तो किसी को नहीं देखती है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल किसी की भी लाइफ में एक सीमा से बढ़ जाएगा, जहां वो ठीक नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा उसका, वो मानसिक बीमारी। नहीं, ये आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग जो मानसिक रूप से वीक हैं खाली उन्हीं को स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा। जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक देखने को मिलती है। जैसे कि हम स्टिग्मा डिस्कस कर रहे थे, तो एक बहुत कॉमन स्टिग्मा होता है, माँ बाप बोलते हैं ये डिप्रेशन वगैरह हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था।
तो पहले भी ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, स्ट्रेस होता था। वो किस रूप में निकलता था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखो कि पहले फीमेल की बार बार हेडेक के इश्यूज आते थे, हाँ ठीक है बिल्कुल ना, बिल्कुल। या तरह तरह की प्रॉब्लम्स बार बार होते हैं। आदमी दारू पी के स्ट्रेस निकाल देते थे, पत्नियों को पीटते थे या बच्चों को पीटते थे, बिल्कुल। या आपने देखा कि माताएं आ जाती थी, हाँ हाँ कभी वो हाँ उसमें भगवान आ गई, कभी कुछ आ गया, तो स्ट्रेस बिल्कुल इस रूप में निकलता था। इस रूप में। या बूढ़े लोगों के अंदर आप देखोगे कि वो करते थे, स्मोकिंग ज्यादा कर लेंगे, हुक्का ज्यादा पीने लग जाएंगे। तो एग्जिस्ट पहले भी कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी, एक्नॉलेजमेंट पर ना फैसिलिटी थी कि हम अप्रोच कर पाए। तो इसलिए हमेशा ही उस चीज को कभी एड्रेस ही नहीं किया गया। बट अभी थोड़ा सा पता चलने लग रहा है, इसलिए वो चीजें निकल के आने लग रही है, वर्डों का पता चल गया। लेकिन पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी एग्जिस्ट आज करता भी है। एग्जिस्ट करता है। और एक और बड़ा फनी आता है माँ बाप की तरफ से कि ये मोबाइल छोड़ दो, ये गेम छोड़ दो, तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। बट जनरली उल्टा होता है। उल्टा हो। तो मिथ ये हो गई कि भाई तुम्हारा क्योंकि एक्सेसिव यूज करते हो इसलिए तुम क्या हो, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसा हो रहा है। बट अपोजिट होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो आप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में चले गए। तो इसलिए आप क्या यूज करना स्टार्ट कर दोगे, मोबाइल करोगे, मैं स्क्रॉल करूंगा या मैं गाने सुनूंगा या मोबाइल पर ज्यादा जाऊंगा। तो एस्केप मैकेनिज्म ढूंढे, तो जो हमने डिस्कस किया कि हाउ बॉडी इज डीलिंग, तो आपने ढूंढना क्या स्टार्ट कर दिया, आपको भगा दिया बॉडी, राइट। ठीक है ठीक है। नहीं बिल्कुल कहा, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये वीक लोगों के साथ हो, स्ट्रॉन्ग के साथ भी बिल्कुल हो सकता है। मैं खुद इसमें अपना एग्जांपल देना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड इनफैक्ट ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, और मैं अपने आप को हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग मानता था। इनफैक्ट 500 से 600 बच्चों की क्लास को मैं बहुत ईजिली हैंडल करता था। और कभी भी मैं डरा नहीं, और मुझे भी एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ, और 6 महीने से ज़्यादा लगे मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा रियल कॉज एंजाइटी है। मैं पेट के डॉक्टर के पास भी भागा, 2-3 महीने उधर भी घूमा, फिर सांस के डॉक्टर के पास भी गया, सबकी खूब दवाइयाँ खाई, सारे टेस्ट करा डाले, स्कैन करा, एंडोस्कोपी करा, और आखिरी में निकला तो क्या निकला, स्ट्रेस निकला। और 3 महीने मैंने दवाई खाई उसकी, एंड आई वाज एब्सोल्युटली ओके। मैंने अपना फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव किया, थोड़ा सा मेंटल पे काम किया, एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। ये भी एक बड़ा कॉमन स्टिग्मा है, इसमें कॉमन मिथ है कि एक बार दवाइयां खाने लग गए तो जिंदगी भर तक खाते रहे। जिंदगी भर तक खाते। तो जनरली मिथ इसलिए आई है, आप पहले देखोगे क्योंकि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, लोग बहुत लेट पहुंचते थे, और जो बीमारियां थी वो बहुत सीवियर हो जाती थी। तो क्योंकि सीवियर बीमारी बन गई है तो दवाइयां भी लंबी चलेंगी, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको जिंदगी भर तक खानी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने एक बार दवाई खाई तो आप जिंदगी भर तक खाते रहेंगे। ड्यूरेशन होता है, जैसे पेट की बीमारी के लिए ड्यूरेशन होता है कि 10 दिन 15 दिन में आपको टैबलेट लेनी है। बुखार होगा तो 20 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, तो इसके भी कोर्सेज होते हैं। और डॉक्टर हमेशा अप्रोच करता है कि जिस कारण से स्ट्रेस हो उसको दूर करें, और हल्का सा दवाइयों से हेल्प ले लें आपकी तबीयत ठीक करने के लिए। बट इनिशियली ट्रिगर करने के लिए, थोड़ा सा नच करने के लिए थोड़ी बहुत दवाई लेने में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और बहुत हल्की दवाइयाँ होती हैं, बहुत हल्की दवाइयाँ होती हैं। बल्कि लोग यही कि जैसे मैंने भी लोगों से अक्सर मैं बात करता हूँ कि भाई जैसे आपको कोई और दिल की बीमारी हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी दूसरी बीमारी, उसी तरीके से मानसिक बीमारी भी एक सिंपल बीमारी है। देयर इज नथिंग स्टिग्मा उसके साथ जो एसोसिएटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड यू शुड बी क्वाइट ओपन अबाउट इट कि ठीक है यार, अब है तो है, मेंटल प्रॉब्लम है तो है, क्या कर सकते हैं। किसी को कुछ, किसी के पाँव में कुछ हो जाता है, हाथ में कुछ हो जाता है, किसी के दिमाग में कुछ हो सकता है। और बिल्कुल सही बोला आपने। आप देखोगे पहले तो खुद ही आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, फिर आप किसी को बताओगे तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। घर वाले बोलते हैं मत टेंशन लो, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप खुद ही टेंशन ले रहे हो, बट क्योंकि बॉडी का ऐसे रिएक्शन हो रहा है कि ऑटोमेटिकली थॉट्स आते रहते हैं। एक बहुत कॉमन होता है, अरे मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। बट क्योंकि आप बीमार पड़ गए हैं तो आपका सोचना भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जनरली फिजिकल बीमारियों के अंदर आपको खुद फैमिली भगा के लेके जाती है, या दोस्त भगा के लेके चले जाएंगे। लेकिन इस बीमारी में हर रोज हर कोई रोकेगा। आप भी रोकोगे, फिर आपके माँ बाप रोकेंगे, फिर आपके दोस्त रोकेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं नॉर्मल फिजिकल बीमारी। एक माँ बाप के लिए डॉक्टर साहब कैसे, मतलब वो जैसे बच्चे तो अक्सर ये बात नहीं कर पाते, माँ बाप के लिए आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा कि वो क्या सिम्टम्स देखें बच्चों के अंदर, कि बच्चा अगर कुछ और तरीके से यदि रिएक्ट कर रहा है तो माँ बाप कैसे ये डिसाइड करें कि हमें एक काउंसलर के पास या एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसका बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, जहां लग रहा है कि आपके बच्चे की बोलने का तरीका चेंज हो गया,
बोलने का तरीका है, हर बात को बहुत तू तड़ा करके बात करने का, या उसका नाने सुनने का टाइम बहुत चेंज हो गया, ईटिंग हैबिट खराब हो गई है, या भाई बहनों के साथ एक्सेसिव लड़ाइयाँ करने लग रहे हैं, या बहुत जिद्दी हो गया, एक्सेसिवली जिद्दी हो गया, बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड करने लग गया, या उसकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होने लग गई है, कम होने लग रही है। तो ये साइन होते हैं कि उस बच्चे को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया। तो कभी भी ऐसे होते हैं तो आपको उस हिसाब से डील करना, जो हम बात करेंगे। ठीक है। काफी बच्चे आइसोलेशन में भी मैंने देखा है कि वो चले अकेले हो जाते जाएंगे। हैं। हाँ, घर से, मतलब मुझे खुद याद है, मैं 2 साल तक कभी कहीं गया ही नहीं था, 2-2 महीने में घर से ही बाहर नहीं निकलता था। तो समहाउ मैंने तो शायद किया उसको कोप अप, बट काफी लोग उसको नहीं कर पाते, नहीं पता कर पाते हैं। लोगों को लगता है ये तो बदल गया है बदल टाइम गया के है। साथ, हाँ, इस हाँ, तरह की हाँ, बात है। हाँ। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पहले तो माँ बाप को पहचानना है कि क्या कोई बात एग्जिस्ट करती है, फिर नॉन जजमेंटल वे में पूछना कि क्या प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो सकता है बच्चा 1 बार ना बताए, 2 बार ना बताए, 3 बार ना बताए, बट धीरे धीरे उसके साथ एक्सेसिव टाइम स्पेंड करना, आपको टाइम स्पेंड करना है। मान लो खाना खाते टाइम नॉर्मल टॉक कर लिया उसके साथ, पढ़ाई की बातें मत करो, नॉर्मल जो डिस्कशन होता है, ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो। मान लो भाई के साथ लड़ाई कर लिया, तो ऐसा नहीं बोला ये बड़ा है ये छोटा है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सोचो कि वो एक हेल्प के साइन होते हैं, राइट। तो आपने देख लिया कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है, धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ाना उसके साथ, उसको बार बार, मतलब तुम टेंशन में तो नहीं हो, बताओ बताओ क्या बात है, बताओ बताओ क्या बात है, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार धीरे धीरे ओपन अप होगा। तो जब ओपन अप होता है, डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन कि टेंशन मत लो। मान लो रिलेशनशिप इशू है, ब्रेकअप हुआ, ये मत बोलो कि नहीं दूसरी लड़की आ जाएगी, या ये तो टाइम सही नहीं है इस तरह की चीजें करने के लिए। मान लो एकेडमिकली सही नहीं कर रहा, पढ़ने का सही नहीं कर रहा है, तो कमेंट नहीं करने हैं आपको, आपको जस्ट एक्सप्रेस करवाना उससे। धीरे धीरे एक्सप्रेस करने लग जाएगा, बच्चा इंटेलिजेंट है होता है तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। आपने कोशिश कर ली, उससे पूछ भी लिया, फिर भी चीजें नहीं सही हो पा रही हैं, तो आसपास टीचर के थ्रू अप्रोच करो, किसी दोस्त के थ्रू अप्रोच करो, या कोई कजन सिस्टर ब्रदर है उसके थ्रू अप्रोच करो। फिर भी नहीं सोल्यूशन का पता चलने लग रहा है, तो समहाउ कैसे न कैसे करके साइकियाट्रिस्ट से मिलो। हो सकता है बच्चा ना आए पहली बार, उसको भी नहीं पता है, वो काउंसलिंग में जाएगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि माँ बाप मेरी बात नहीं मानने लग रहे हैं, गलती तो भाई में है, या मैं तो एकेडमिकली इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। बट धीरे धीरे बात करो तो धीरे धीरे वो किसी ना किसी बहाने मानना स्टार्ट करेगा, फिर आपको डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास लेके जाना है। ठीक है, ठीक है। इस रूप में आप मदद कर सकते हो बच्चे, इस रूप में मदद कर सकते हो, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कॉस्टिंग को लेके इसके अंदर। काफ़ी लोग इस बारे में कहते हैं कि हम थेरेपी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस बात पे उन्हें डॉक्टर पे जाने पे डर भी लगता है। तो ऐसे कुछ आप 3-4 प्रैक्टिकल स्टेप्स मुझे बता सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे बच्चा अगर उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेस लग रहा है, कि इन स्टेप्स को अगर वो करे तो उस पर अपना काबू कर सकता है। यस। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें प्रिवेंशन लेवल पे काम करना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जनरली हमारी रूटीन बहुत अच्छा नहीं होता है, हम 10th-12th से पहले फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, नहाने के लिए या खाने के लिए या कपड़े तैयार करने के लिए या बाहर की चीजों को अरेंज करने के लिए। बट जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो सारा काम हमें करना पड़ता है। तो हमारे को थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में रहना है, जहां हम प्लानिंग कर ले, टाइम से उठ जाएं, टाइम से सो जाएं। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पूरे दिन को सही करेंगे, राइट। तो लेट नाइट तक आपको कोई भी एंटरटेनिंग चीजें नहीं करनी है, जैसे टीवी देखना या रील स्क्रॉल करना या किसी से आर्ग्यूमेंट करना जिससे आपकी नींद खराब ना हो जाए। तो कम से कम 7-8 घंटे आपको सोना। लेट्स सपोज कि हम 11-12 बजे तक सो जाते हैं और उठते 6-7 बजे तक है, तो 6-7 बजे उठ के थोड़ा सा स्टार्टिंग के दिन शुरुआत करने से पहले अपना रूटीन का मॉर्निंग का काम कर लिया आपने, फिर आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट इवन आप थोड़ा सा योगा की प्रैक्टिस कर लो। योगा नहीं हो पाता, नॉर्मल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर लो। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग होती है, आंखें बंद करी, डार्क रूम के अंदर चले जाओ, वो भी नहीं हो पाता है, आप नॉर्मल घर में वॉक कर लो, राइट, या आप पार्क में जाने की आप हैबिट डालो, या आप और इस तरह के कोई भी गेम मॉर्निंग में अटेंड कर सकते हो या इवनिंग में अटेंड कर सकते हो। तो आपने दिन की शुरुआत कर ली, फिर आप स्कूल में आप क्लासेस अटेंड करते हैं, वहां क्लासेस अटेंड करो, फिर आते हैं 10-20 मिनट के लिए, फिर रेस्ट करना है, फिर छोटे छोटे गैप में पढ़ने की आदत डालनी है, राइट। एक सब्जेक्ट को बहुत लेंथी नहीं पढ़ना। कई बार इंटरेस्ट आया तो अपने एक सब्जेक्ट को 2-3 दिनों तक पढ़ते गए, फिर वो बोर कर देगा दिमाग, फिर उसकी तरह वर्जन हो जाएगा, फिर वो पढ़ना। तो हर रोज एक फिक्स अमाउंट के साथ आपको हर स्टडी के लिए जाना है, रादर देन एक दिन खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब दुखी हो गए तो आपने सब्जेक्ट 2 महीने तक नहीं उठाया। तो एक मोनोटोनस बिना मोटिवेशन के
ना करके आपको अपना कार्य के फॉर्म में देखना है इसको। फिर शाम को होते हैं तो कोशिश करो फिर जैसे सुबह किया था 10 मिनट फिर शाम को घूमने की आदत डालनी है। बहुत ऐसा नहीं रखना है कि मुझे तो जिम में जाके सही फिट रहूंगा या मुझे पार्क में जाना है। आप घर पे भी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, नॉर्मल योगा की है, उसी से आपका काम चल जाएगा। बट ये मस्ट है। फिर आप फैमिली को टाइम दो, 10 मिनट 15 मिनट, दूर मत रहो फैमिली के साथ। बिल्कुल। मोबाइल का प्रयोग प्लान करके करना है। कोशिश करो टीवी में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, यदि आप स्टूडेंट हैं तो टीवी में देखने की आदत डालनी है। क्योंकि कई बार क्योंकि स्पैन कम हो गया है तो आप किस पे जाओगे, रील पे जाओगे, रील पे एक रील पे जाओगे, फिर आधा घंटा होगा, फिर 2 घंटे खराब हो जाएंगे। तो ना तो बेनिफिट हुआ आपका और बॉडी को क्या कर लिया, खराब कर लिया। क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हुआ और आपके पढ़ाई में भी क्या आने लग जाएगा, बोरियत फील करने लग जाओगे। क्योंकि ब्रेन केमिकल बहुत खराब हो जाते हैं। ये कैसे काम करते हैं, आप एडिक्शन देखोगे। जैसे स्मोकिंग करने से थोड़ा अच्छा लगा तो नेक्स्ट स्मोकिंग भी करोगे, क्योंकि 2 घंटे तक उसने काम कर दिया। तो एक रील ने थोड़ी देर तक किया तो एक रील भी पूरी नहीं देखोगे, तो फिर दोबारा उसने डोपामिन चाहिए तो दूसरी रील देखोगे। तो आपको प्रिवेंट करना है इसको। मुझे डेफिनेटली इंटरटेनिंग का हेल्प लेना है, बट मैं कहाँ अप्रोच करूंगा, या तो मैं घर में कुछ ऐसा करूंगा या मैं टीवी देखूंगा। बट क्या नहीं देखूंगा, मैं मोबाइल फोन नहीं देखूंगा। तो आपने प्लान कर लिया कि मुझे 1 घंटा पॉडकास्ट देखना है या मुझे 1 घंटा है, मोबाइल कनेक्ट कर लो आप टीवी पे। तो आपने टीवी पे ही मान लो कोई सीरीज देखनी है तो कहाँ देख ली मैंने, टीवी पे। और मोबाइल को क्या रखूंगा साइड, ताकि मैं उसमें नोटिफिकेशन पे रिएक्ट ना करूं, मैं रील को स्क्रॉल ना करूं। तो मेरी प्लानिंग बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरा मूड खराब हुआ तो मैं कंट्रोल खराब हो जाएगा, तो मोबाइल पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा। यदि मेरा मूड सही हुआ तो मैं जल्दी बंद कर दूंगा। तो हमने उसका बेस ही खत्म कर दिया। तो मुझे आरक्यू में डालने हैं जितने भी जो ग्रुप होते हैं, राइट। खराब ग्रुप को तो बिल्कुल भी नहीं अटैच करना है। अच्छे ग्रुप में है, मान लो क्लासेस का कुछ इन्फॉर्मेशन है, होमवर्क आने लग रहे हैं, शाम को मैं 6 से 7 देखूंगा या 5 मिनट के लिए देखूंगा, उसी टाइम में रिप्लाई करूंगा, नहीं रिप्लाई करूंगा। इसलिए आपने प्लानिंग कर ली। शाम को टाइम पे जब आप 10 बजे चले जाएंगे, 9 बजे अवॉइड करना फोन कंप्लीटली। कोई आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना फैमिली, कोई मेजर डिस्कशन अवॉइड करना है, ताकि आपके नींद का पैटर्न क्या रहे, स्टेबल रहे, सही रहे। यस, आपका मूड सही रहा तो आप अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन करोगे। डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपके रिश्ते बने रहे। तो आपने बेस क्या कर लिया, पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इसलिए अच्छे रिश्ते रखने। मम्मी पापा के साथ एक बार लड़ाई करोगे तो मूड क्या हो जाएगा, भाई बहन के साथ आपने रिश्ता खराब हो तो मूड क्या हो जाएगा, दोस्त के साथ भी ऐसा ही। तो जब मैंने पूरा दिन सही बिताया तो टाइम से भी सोऊंगा मैं, फिर इसी रूटीन को हर रोज क्या करता रहूंगा, मैं फॉलो करता हूँ। तो मैंने जब सारी चीजें मेंटेन कर ली तो हर रोज परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव बढ़ जाएगी। तो मेरा मूड भी क्या रहेगा, अच्छा हो जाएगा। मेरे रिश्ते भी क्या हो जाएंगे, बढ़िया। तो जो नेगेटिव डोमिनोज इफेक्ट हो रहा था पॉजिटिव होने लग जाएगा। इस तरह से आप 3-4 जो हमने बताया है उसको फॉलो करके यू विल नॉट हैव एन एंजाइटी, विल नॉट हैव एन स्ट्रेस। स्ट्रेस भी होता है, यू स्ट्रेस होगा वो जब को पॉजिटिव करेगा। फिर भी लगता है हमने सारी कोशिशें कर ली, हम एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए। तो अपने दोस्तों को अप्रोच करना है, स्मॉल टाइमली हेल्प लेनी है। मम्मी पापा के पास जाना, हो सकता है 2 बार डांटे, हो सकता है वो ना समझ लें, लेकिन आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे, ब्लेम नहीं करोगे, दे विल लिसन टुडे, टुमारो, डे आफ्टर। सेम गोज टू द फ्रेंड आल्सो। 2-4 ऐसे दोस्त रखने हैं जो आपको पता है कि बातें आपके कॉन्फिडेंसली रखेंगे। आपके टीचर भी ऐसे रखने हैं, आप एक सीनियर हो सकते हैं। कई बार हम अप्रोच ही नहीं करते हैं, हमें लगता है तो खराब है, नहीं है, तो दोस्त ऐसे चूज करेंगे जो हमें नॉन जजमेंटल में क्या कर लेंगे, हेल्प कर। और स्टार्टिंग में हेल्प ले ली तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी। मान लो लेट्स सपोज कि आपने जैसे बताया कि आपने आईएएस की तैयारी करी, आपका एक दोस्त निकल चुका, सीनियर निकल चुका, वो बोलता हाँ भाई मेरे को भी होता था, तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये तो आपको लगेगा कि मेरे को ही हो रहा और उसको तो किसी को होता ही नहीं है। तो आपकी जो फीलिंग थी उसकी वैलिडेशन होगी, नहीं ये कॉमन है स्ट्रेस होना, कभी कभार मूड खराब होना कॉमन है, कभी कभार हो सकता है कि 7 डेज के 7 डेज पढ़ाई ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या सेट कर दिया आपने, बड़ी कर दी। बट मुझे पता है कि 7 दिन पढ़ाई ना होना प्रैक्टिकल नहीं है। मूवी देखना भी जरूरी है, दोस्तों को टाइम देना भी जरूरी है। एफिशिएंसी 10-12 घंटे निकल जाए हफ्ते के अंदर काफी है। एक दिन आपको ऐसा रखना है कि जहाँ मैं क्या करूँगा, हाफ डे अपना एंजॉय करेंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल में कंसिस्टेंसी मैटर देन रादर देन जो एपिसोडिक पढ़ाई। तो ये अवॉइड करना आपको। फिर भी आपने सारे काम कर लिए, फिर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से हेल्प लेते हैं। कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेट्स सपोज कि आप यहाँ दिल्ली में तैयारी करते हैं, पुअर पेशेंट है, आप
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्रोच कर सकते हैं। फिर भी साइकेट्रिस्ट भी आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, प्राइवेट में आप करना चाहते हैं, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा, उस टाइम क्लासेस होती हैं, इवनिंग में ही साइकेट्रिस्ट बैठ रहे हैं, मॉर्निंग में जो बैठते हैं वो गवर्नमेंट में बैठते हैं, इवनिंग में भी आप अप्रोच कर सकते हो कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है या थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो। डेफिनेटली लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेटली जो भी पॉसिबल हेल्प है वो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, बट हेजिटेट नहीं करना है। कई बार लगेगा कि डॉक्टर की उधारी कैसे कर लूं, क्या सोचेंगे मेरे को, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से सारे लोग गुजरे होते हैं। आप हेल्प कर लोगे तो डेफिनेटली जब आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो और डिफरेंट फॉर्म के हेल्प होते हैं, बट हेल्प जरूर सीख करनी है। तभी डॉक्टर साहब हम एडशाला के थ्रू भी मेंटरशिप के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से लोगों के बीच में ला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटर, एक वो बिग ब्रदर, एक काउंसलर हमको चाहिए जो एक अनकंडीशनल रिगार्ड हमारे साथ कर सके, कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो हमारे भले के बारे में सोचे। तो आई थिंक सच काइंड ऑफ पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और ऐसे 2-3 लोग आपके पास हमेशा होने चाहिए। एंड एज यू सेड कि हम क्लास में भी ये बात बोलते हैं कि डोंट लिव अ लाइफ ऑफ अ कॉप्स, डेड बॉडी की तरह बिल्कुल मत जिए। राजेंद्र नगर में हम कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी लैंड बनता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब हमें लगता है कि इंसान में ही ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई इमोशन नहीं रहा, माँ बाप से कट गए हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा रहे। एक तो ऐसा बच्चा मुझे आया मेरे पास आया कि अरे सर, मैं तो देखिए मेरी बहन की शादी थी, मैं उस तक में नहीं गया, मैं तो बहुत वो दिखाना चाह, पर ये उसको और नेगेटिवली हर्ट करेगा। ये बात अगर वो अपनी बहन की शादी में नहीं जा पा रहा तो उसको जाना चाहिए था, और ये बात उसका और ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी लेटर ऑन। तो लोग ये नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते। तो एक बैलेंस तरीके से लाइफ को जिए। डॉक्टर साहब ने यही कहा कि अपनी हॉबीज को भी मेंटेन करिए, अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करिए, और अपना पढ़िए भी, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। ये नहीं कि 10 दिन में ही मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। अपने आप को ब्रेक देते रहिए बीच में। तो आई थिंक अगर, और डिसिप्लिन जैसा सर आपने कहा, अभी हमने एक और पॉडकास्ट किया था तो उसमें मेजर साहब थे, मेजर अभिनंदन, एंड वो अभी IPS भी बने हैं। तो उन्होंने, मैंने उनसे यही पूछा कि भाई आपको, उनको भी इंजरी हो गई थी, दैट्स वाई उनको आर्मी छोड़नी पड़ी। तो उन्होंने यही स्ट्रेस के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है उसको कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। यही बात आपने भी कही। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये मैसेज है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, सवेरे से रात तक का अपना एक साइकिल बनाकर रखिए, तो सर्टनली ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी बच्चे रात को भी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि रात को सवेरे 5-5 बजे सो रहे हैं, और तो क्या ये ठीक है? मतलब काफ़ी कहते हैं कि दिन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हम लोगों को, तो लॉन्ग टर्म में कैसे बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है? देखो क्या होता है, जब भी हमारी परफॉर्मेंस गिरने लग जाती है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल इस फॉर्म में हो जाएंगे, बहुत हार्ड एक रूटीन सेट करेंगे। 5 मिनट में उसको बाथरूम यूज करना है, 10 मिनट में खाना खाना है, राइट? या और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। लेट तक जगना नहीं, मुझे तो घंटी बज जाती है ना, तो मेरा दिमाग नहीं रुकता है, राइट? या घर में तैयारी कर रहा है तो उस टाइम भाई बहन होते हैं, बट क्योंकि आपका माइंड सेट सही नहीं है, आप काम नहीं है, इसके लिए आपकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? खराब हो रही है। बट क्योंकि एस्केप करवा दिया दिमाग ने, चलो अब एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं नाइट का, और 10-5 दिन तक आपकी तैयारी सही होगी, फिर स्लीप साइकिल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो आपका मूड भी क्या होने लग जाएगा? तो 10 दिन तक इसको फॉलो करोगे, फिर और अगले दिन भी क्या हो जाएगा? खराब होने जाता। एक फिर विशियस साइकिल में फंस जाओगे। तो बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं करना होता है। आपको लग रहा है कि मुझे घर में डिस्ट्रैक्ट होता है, आई विल गो टू द लाइब्रेरी, बट बॉडी को भगवान ने इतने सालों साल तक एक ट्रेनिंग दे रखी है कि दिन में जगना है, दिन में काम करना है, रात को सोना है। इससे क्या होता है, हो सकता है 10 दिन तक आप एक चैप्टर खत्म कर दो, एक बुक खत्म कर दो, बट जो नुकसान हो गए 3 महीने के बाद, जहां कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मूड स्टेबल नहीं कर पाओगे, उसके ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होंगे। ये बहुत कॉमन आपने बताया, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। स्टार्ट करेंगे 1 बजे तक जगने की, फिर वो 2 बजे हो जाएगा, फिर वो 3 बजे हो जाएगा, फिर 4 बजे आएगा। ऐसे ही हमारा एक दोस्त था UG के अंदर, तो ऐसे करते करते उसका 5 से 6 बज गए। बिल्कुल। तो उसको 5 से 6 बजे सोने की आदत थी। अब एग्जाम आप देखोगे पहले 10 बजे होते थे, तो जब एग्जाम का टाइम होगा उठा ही नहीं। बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ। 10th का एग्जाम में, मुझे मैथ्स का एग्जाम अभी भी याद है, तो मैं आधे पेपर में सो ही गया था, क्योंकि मेरी हमेशा से ये आदत थी। और अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो रात का ही प्राणी हूँ, मैं तो नॉकटर्नल हूँ। मतलब कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि मैं रात को ज्यादा एक्टिव रहता हूँ।
तो ये क्या एक वहम उसने अपना बना लिया है कि या सचमुच ऐसी कोई चीज होती भी है? मैं आपको बताता हूँ। जनरली आप देखोगे जब से हम छोटे से बड़े होते हैं तो रूटीन सबका वही होता है, 10-11 बजे तक सोना, 7-8 बजे तक जाना, बिल्कुल। राइट। तो बॉडी उसी में अडेप्ट हो रखी है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेट तक आपने, जब आप काम नहीं कर रहे थे, आपने मोबाइल ज्यादा देखना स्टार्ट कर दिया, या बिल्कुल बॉडी गिरा देगी तब सोना स्टार्ट करोगे, तो बॉडी धीरे धीरे क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी। बट क्योंकि लंबे टाइम तक आपकी परफॉर्मेंस खराब होने जाती है, इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं होता है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता है। ठीक है यार, मैं तो रात को पढ़ लिया, क्या बात होगी, या कुछ लोग बोल देंगे आपको, ऐसे बहुत रील्स देखते मिलेंगे। हर का बॉडी अलग होता है, हर का बॉडी अलग नहीं होता है, सबका सेम होता है, सबका सेम। आपको टेम्परेरी पता नहीं चलेगा, थोड़े दिनों तक हो सकता है। मान लो भाई ऐसा है कि आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, चलो आप 11 बजे जगते थे, अब 1 बजे तक जग रहे हैं, इट्स फाइन। तो टेम्परेरी और मॉडरेट फॉर्म में या माइल्ड फॉर्म में चेंज करना इज टोटली नॉर्मल, बट एक्सेसिव चेंजेस, लंबे टाइम तक चेंज डेंजरस फॉर द बॉडी। आपको ध्यान ही नहीं लगेगा, आप क्लासेस दिन में तो क्लास लेंगे, रात को तो लगेगी नहीं, आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होगी। आप बोलेंगे टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाता है, राइट, क्योंकि नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आपको नींद आने लग रही है वहां पे, तो आप क्लास जाना क्या कर दोगे, फिर दिमाग फिर एस्केप करवाएगा आपसे, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो नोट्स में है ही, वही तो पढ़ाते हैं। पहले तो बहुत अच्छी रेगुलर क्लासेस लगाता था, एकेडमिक भी अच्छा हो रहा था, अब उसके एकेडमिक भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल। फिर मम्मी पापा को कन्फ्रंटेशन हो जाएगी कि तुम क्लास क्यों नहीं गए, अरे नहीं मम्मी वो तो कुछ पढ़ाते ही नहीं उसमें, वो तो मुझे पता ही क्या है, पिछले नोट्स तो थे। अब वो फिर भी इसी साइकिल में फंस गया, क्योंकि वो जो 8 घंटे सोने थे अब 10 घंटे सोगा। आप जब भी स्लीप साइकिल चेंज करते हैं, यू कांट हैव फ्रेशनेस विद 6 आवर और 7 आवर। बिल्कुल नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग अपनी क्लास में देखते हैं कि पहले शुरुआती 10 क्लासों में पूरा बैच भरा हुआ होता है, लेकिन बीच में आते आते ये 50 से 60% और आखिरी में तो 20 से 30% ही रह जाती है अटेंडेंस। और मैं बच्चों को पहले दिन से कहता थक जाता हूँ कि नहीं, सारी क्लास आपको अटेंड करनी है, डिसिप्लिन एक अपना एक वो उसूल बनाइए कि हमें क्लास नहीं ड्रॉप करनी है। तो और ये अब मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो विशियस एक सर्कल में फंस जाता है और उसी के चलते वो क्लासेस मिस करने लगता है। और क्योंकि खुद आपका दिमाग है, वो नेगेटिव बिहेवियर करवाता है, तो जज नहीं करने देता आपको, क्योंकि वो उसने ही तो प्लानिंग बनाई है, लेकिन पार्ट वो स्ट्रेस का है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सही है गलत है, क्योंकि जजमेंट करने वाले आप ही हैं। तो इसलिए वो मिस्टेक करता जाता है। अब गलत टाइम पे जगने के लिए वो फिर क्या करेगा, गलत टाइम पे कॉफी लेगा, गलत टाइम पे चाय लेगा, गलत टाइम पे कैफीन लेगा, जैसे रेड बुल लेगा, या और अलग अलग तरह की फॉर्म करेगा, मुझे तो जगना है एग्जाम के टाइम पे ना, क्योंकि स्लीप साइकिल खराब हो गया, एक टाइम तो साथ देगा फिर पूरा गड़बड़ा आता है, या वो स्लीपिंग टैबलेट लेगा, मेलाटोनिन लेगा, और तरह की चीजें अपनाएगा, तो पूरा एक ऐसे सर्कल में डाल देता है, वो ऐसे दलदल में फंसता है, उसको लग रहा निकल रहा है, लेकिन आप नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत एक ज़रूरी बात बताई और ये काफ़ी अच्छा मैसेज भी गया है स्टूडेंट्स को कि रात में जगना। हम भी बच्चों को यही कहते हैं कि ठीक है, हद से ज़्यादा आप 1 बजे तक इसको खींच सकते हैं, लेकिन अगर ये सवेरे 5-6 बजे तक पहुंच रहा है तो सूनर और लेटर इट विल हिट यू हार्ड। तो आई थिंक बच्चों को काफ़ी अपना एक अच्छा जवाब मिला होगा इस बात का। एक बात और डॉक्टर साहब जो बहुत कॉमन मैंने बच्चों में देखी, सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो बच्चा 15 से लेके लगभग 26 तक इन चीज़ों के इस एग्जाम्स के अंदर रहता है, और यही टाइम मुझे लगता है कि सेक्सुअली सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव भी होता है। तो क्या है, जैसे बच्चे, आपने भी कहा कि काफ़ी बच्चे मास्टरबेशन के अंदर, काफ़ी पोर्नोग्राफी वगैरह के अंदर आ जाते हैं, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है या फिर एक नॉर्मल रूटीन साइकिल है बॉडी का? मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन हो गया, मैस्टरबेशन में नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आप कंट्रोल वे में करेंगे उसको, राइट, क्योंकि आपकी नींद खराब हो गई है, आपका मूड खराब हो गया है, तो आप एक्सेसिव में करने लग जाएंगे, फिर वो गिल्ट ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, राइट, गिल्ट ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, फिर मूड खराब हो जाएगा, फिर पढ़ाई से दूर हो जाओगे, और फिर दोबारा यही प्लान करोगे, नहीं एक बार और कर लेता हूँ ताकि मेरा मूड क्या हो जाए, अच्छा फ्रेश हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये मिथ होती है लोगों को कि मैस्टरबेशन करने से मेरे को नींद सही होती है, मेरा मूड सही होता है, मेरा स्ट्रेस कम होता है। जैसे लोगों को मिथ होती है कि स्मोकिंग करने से क्या होगा, कैफीन पीने से मेरा अलर्टनेस होती है, और मैस्टरबेशन करने से मेरे को नींद सही आती है। इस तरह का बिहेवियर तभी डेवलप होता है
जब आपका माइंड शांत नहीं है, माइंड आपका माइंड स्ट्रेस में है, हम्म, क्योंकि एस्केप करवा रहा है उसको। स्टेज पर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं डॉक्टर साहब, मतलब बैलेंस तरीके से अगर किया जाए चीज़ों को, चाहे खराब भी है, हम बच्चों को ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो दूध भी पी लोगे तो तुम्हारा पेट Yes, खराब कर देगा। yes. तो आप बैलेंस तरीके से करिए, तो देर इज नो प्रॉब्लम, इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। खराब मूड में नहीं करना, खराब मूड में कोई चीज़ प्लान करके करना है। प्लान करके। मान लो 2 वीक में एक बार हेल्थी होती है, वैसे तो ठीक। कोई भी हेल्थी वे नहीं होता, कोई भी healthy लेकिन फिर भी आपको प्लान करना, तो यू शुड हैव कंट्रोल ऑन इट। कंट्रोल जहां कंट्रोल खराब हो रहा है तो टेक एन हेल्प फ्रॉम द साइकियाट्रिस्ट। फ्रॉम द साइकियाट्रिस्ट। तो डॉक्टर साहब, एक तो जैसे ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो गया, बट क्या सिर्फ स्ट्रेस ही एक कारण है बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगने का, या कुछ और भी इसके रीजंस हो सकते हैं? यस सर, और बहुत एक कॉमन कारण होता है जो सबसे अनडिटेक्टेड रहता है, उसका नाम है ADHD नाम की बीमारी। जिसमें पर्सन को इनअटेंशन हो जाता है, ध्यान ही नहीं लगेगा, हाइपर एक्टिव रहती। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, आधा घंटे से मेरे से तो ज्यादा बैठा ही नहीं जाता, मेरा मन ही नहीं लगता है, राइट? बिल्कुल। या उसको इम्पल्सिविटी होती है, मन में आया मैस्टरबेशन करने तो मैस्टरबेशन करने चला गया, मन में आया चाय पी लो तो चाय लेके चला गया वो, या मन में आया 2 मिनट वॉक करने के लिए जाता हूँ, थोड़ी देर मैं फोन उठा लेता हूँ, तो उसका मन ही नहीं रुकेगा, और आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे। क्योंकि 12th तक पढ़ाई कम होती है, आपका IQ अच्छा होता है, यू कैन स्कोर इजिली 80 to 90% या मोर देन दैट। क्योंकि कम पढ़ाई करना है तो कम अटेंशन में भी काम चल जाएगा। बट जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, कभी प्रैक्टिस नहीं थी इतनी देर बैठने की, ना वो पता चला उस बात का, ना घर वालों को पता चला, ना आपको पता, ना टीचर को पता, क्योंकि एग्जाम हम किससे असेस करते हैं बच्चे को? इस बात से असेस करते हैं कि इसके नंबर कितने आ रहे हैं। तो जब जरूरत पड़ी एफिशिएंसी बढ़ाने की, आपका माइंड तो वही था, तो आप चाह भी रहे हो पढ़ने, लेकिन आप बैठे, आपकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो परफॉर्मेंस क्या होने लग जाएगी अपने आप लोगों। तो यदि आपको स्ट्रेस नहीं है, आपका टाइमिंग भी सही रहता है, फैमिली में भी कोई ट्रबल नहीं है, फाइनेंशियली भी सही है, रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपकी एफिशिएंसी घट रही है, तो डेफिनेटली यू विल शुड कंसल्ट टू द साइकियाट्रिस्ट, ताकि आपके ADHD का पता चल जाए। और देयर इज फैंटास्टिक रिजल्ट। आप बोलोगे तो चमत्कार हो गया, मैं 2 घंटे आराम से पढ़ रहा हूँ, तो कभी भी आपको कोई बोलता है कि 10 मिनट आधे घंटे से ज्यादा मेरी कंसंट्रेशन नहीं लगती, मेरे तो नेचुरल है, इट्स नॉट नेचुरल। जहाँ सारी दुनिया एक आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक जो डिमांड होता है ऐसा आराम से बैठ जाते हैं, और आपकी बॉडी साथ ही नहीं दे रही आपका। क्योंकि आप देखो कई बार वो पढ़ने ब्रेक तो लेगा 5 मिनट का, लेकिन 5 मिनट से क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, रुका ही नहीं जाएगा उसके पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Any person who are having good IQ had good performance in the past, but suddenly जब उसको लंबे टाइम से बैठना पड़ रहा, परफॉर्मेंस घट रही है, तो she or he should consult for the ADHD assessment। ADHD डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। ADHD के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, 3 कंपोनेंट से देखते हैं। यानी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी। टीचर ने बताया पहले क्लासेस छोटी होती है, क्लासेस कितनी हो गई हैं? 2 घंटे के लेक्चर, 3 घंटे के लिए, आधे घंटे में तो ध्यान जाएगा, नोट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे, फिर नोट्स में राइटिंग भी खराब हो जाएगी, दिमाग भी इधर आएगा कौन क्या देखने लग रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? अब मान लो आपके अंदर इनअटेंशन है, फिर हाइपर एक्टिव, आप कभी पेन को रोल करोगे, कभी कुछ छेड़ोगे, कभी देख लिया कि नहीं आज वहां पे जाला लगा हुआ है, नहीं आज टैप में पानी नहीं आ रहा है, तो आप किसकी तरफ चले जाओगे? अच्छा, राइट। तो अननेसेसरी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तो हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो बैठना क्या हो जाएगा आपके लिए? मुश्किल हो जाएगा, या इम्पल्सिविटी आ जाएगी। आज मुझे लग रहा है दूध तो है ही नहीं, जो शाम को ला सकता था, मैं कब चला जाऊंगा? नहीं यार, वो दुकान बंद हो जाएगी, क्या पता मैं भूल ना जाऊं, वो दूध तो शाम को पीना जरूरी है, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत हिडन होता है, आपको पता ही नहीं चलता है, और मोस्ट अनडायग्नोस्ड प्रोसेस होता है। जिन लोगों के अंदर IQ अच्छा है, हार्ड वर्किंग भी है, ऐसा नहीं कि मस्ती करने लग रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल, वो चाय पी लेगा, फिर दूसरी चाय पी लेगा, उसका पेट भी खराब हो जाएगा, फिर पेट के लिए दवाई जाएगा, तो छोटी छोटी चीजों में उसकी लाइफ क्या कर देगा? खराब कर देगा।
तो डॉक्टर साहब इनके लिए क्या दवाइयाँ ही एक सॉल्यूशन रहता है या आप कुछ और भी एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ बताते हैं या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती Yes. हैं जो बच्चा कर सके? जैसे हम बात करें कि एडीएचडी के लिए हम्म। यदि माइल्ड होता तो उसको आइडेंटिफाई करना तो बेसिक सी टेक्निक्स होती हैं, वो साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करके मैनेज कर देता है। ठीक है। लेकिन लग रहा है कि मॉडरेट टू सीवियर है, हम्म। सीवियर इम्पेयरमेंट है, तो बहुत अच्छे दवाइयाँ आती हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके साथ। क्या ये दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं डॉक्टर साहब? जैसे हमने पहले भी बात करी कि पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, फिर पेशेंट को लगता है कि बिना दवाइयों के तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, तो क्या ऐसा होना भी पॉसिबल है? नहीं, जनरली यदि आप टाइमली हेल्प ले पाते हैं, जैसे ये कैंसर की तरह होता है, फर्स्ट स्टेज का अलग इलाज है, सेकंड का अलग है, अच्छा। थर्ड का अलग है, फोर्थ का अलग है। हमें लग रहा अर्ली एज पे है, सिर्फ काउंसलिंग से काम चलेगा। काउंसलिंग से चल जाएगा। हमें लग रहा सेकंड है, थोड़ी सी काउंसलिंग, हल्की सी दवाई, ड्यूरेशन भी कम रहेगा। लेकिन थर्ड स्टेज पे आ गए, काफी सीवियर फॉर्म है, सारे रिश्ते खराब हो गए हैं, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो गया, आप 2 मिनट भी नहीं बैठ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत खराब है, तो टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। सीवियर केसेस में जो जनरली स्टूडेंट में नहीं होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो बाइपोलर जैसी बीमारी, आप देखोगे हनी सिंह के केस में है, यदि हम एग्जांपल लें तो उसमें बहुत लेट डिटेक्शन हुआ, लेट डिटेक्शन, उसी के कारण से वो नशे के अंदर भी गए, आपने पता हो तो एक्सेप्ट कर दे हैं, तो था मेंटल हेल्थ इशू, वो ड्रग प्रॉब्लम बन गया, ड्रग प्रॉब्लम ने और कॉम्प्लिकेट कर दिया मेंटल हेल्थ को, क्योंकि भाई कंप्लायंस यानी कि दवाइयां भी नहीं लेता मरीज, क्योंकि दवाइयां और ड्रग साथ में नहीं चल सकती। तो ऐसे केसेस में थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन ऐसा कतई मतलब नहीं कि लाइफ टाइम तक चलेगा, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज कि हमने 1 साल में आ गया और लाइफ भी बहुत बढ़िया होगी, तो दवाइयां क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, मान लो कोई IAS IPS है, लेट्स सपोज हर रोज प्रॉब्लम है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, या जहां काम करें वैसे अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हर रोज स्ट्रेस आ रही है, हम पूरा एफिशिएंसी भी दिखा रहे हैं, फिर भी बॉडी स्ट्रेस में हो रही है, तो उन केसेस में क्या हो सकते हैं, या लाइफ में है कि मैरिटल प्रॉब्लम रिलैप्स हो सकता है। नॉर्मल जैसे बुखार होता है, एक बार ठीक हो गया तो दोबारा भी तो बॉडी में आ सकता है, तो बीमारी दोबारा आ सकती है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आप कमजोर हो, इसका कतई मतलब नहीं आपको एडिक्शन की जरूरत पड़ेगी। द मेन थिंग इज कि हम इसको अर्ली स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई करें और हेल्प लेने में किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस ना करें। जैसे आप फिजिशियन के पास भी जाते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, ऐसे ही अगर आप एक साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे, एक आधे 1 घंटे की थेरेपी भी आप ले लेंगे तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, और वो लेना जरूरी है। इन द लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जो सबसे छोटे बच्चे के हम इलाज कर रहे हैं 4.5 ईयर का, 4.5 ईयर, अच्छा, और देयर फैमिली मेंबर आर सो थैंकफुल कि हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया। तो उसके पापा ने बताया सर ये तो मुझे भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जेनेटिक होती है, तो बोला मुझे भी इलाज मिल जाता तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं, क्योंकि एकेडमिक में भी खराब लगे, यदि बच्चा ADHD है तो एकेडमिकली खराब हो जाता है, यदि IQ थोड़ा सा भी गड़बड़ा या बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो आप क्रिटिकल कमेंट सहन करने लग जाते हो, मम्मी भी बोलेंगी खराब है, आप फिर टीचर भी खराब बोलेंगे, दोस्तों की संगत भी खराब हो जाएगी, और आप एक कंटिन्यू स्ट्रेस में बढ़ जाओगे, फिर मोबाइल भी ज्यादा यूज करोगे, भाई बहनों से भी लड़ाइयां ज्यादा करोगे, स्कूल से भी ज्यादा कंप्लेन आएंगे, आपको लगेगा आप ऐसे ही हो, आप उसको एज अ नेचर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि यही विधि का विधान था तो हम ऐसे ही हैं, तो एक्सेप्ट करो, मगर एक्चुअली में आप ऐसे होते नहीं हैं। थोड़े बहुत हेल्प के साथ आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, जो आप शायद अभी ना पहुंच पाए। तो फाइनली डॉक्टर साहब एक मैसेज अगर आप देना चाहें एडशाला के जितने भी एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो उनके लिए एक अगर मैसेज आप देना चाहें तो क्या रहेगा? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है मैसेज कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके मेंटल हेल्थ इशू एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग इट, उसको हमें जल्दी पहचान के जल्दी हेल्प लेनी है। दवाइयाँ कोई कंपलसरी नहीं है, आपका दोस्त भी ठीक कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी ठीक कर सकते हैं, आपके टीचर भी ठीक कर सकते हैं, या कोई सीनियर भी ठीक कर सकते हैं। सारी चीजें ठीक नहीं हो रही है, देन टेक हेल्प फ्रॉम द साइकियाट्रिस्ट और फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, एक्सेप्ट इट, you will be a good person in your life, you will achieve everything in your life. थैंक यू डॉक्टर। तो आज की इस कन्वर्सेशन से एक बात तो बहुत क्लियर है कि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि हम चुप रहें, स्ट्रांग होने का ये भी मतलब है कि हम टाइमली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों से डिस्कस करें, उनको एक्सेप्ट करें और उनके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन लें। मेंटल हेल्थ ना ही तो कोई लग्जरी है और ना ही ये कोई रिच लोगों का इशू है, ये हर उस स्टूडेंट का इशू है जो सपने देखता है, मेहनत करता है और प्रेशर फेस करता है। और दोस्तों, यदि आप
आपको या आपके किसी भी दोस्त को कोई भी इशू है, कोई मेंटल प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ हमारी ऐप के ऊपर आकर आप अपने डाउट्स को लिखिए। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, आपकी एनोनिमिटी बरकरार रखी जाएगी और एक्सपर्ट्स द्वारा उस क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा, क्योंकि एडशाला सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है।